हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ फुली ऑटोमेटेड अकाउंट्स बुक कैसे मेंटेन की जाती हैं एमएस एक्सेल में। हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लर्निंग के हवाले से बहुत अहम साबित होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में हम अकाउंट्स बुक मेंटेन करने का जो है कंप्लीट पैकेज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो है वो VBA बेस्ड है। इसमें VBA कोडिंग और मॉड्यूल्स हमने सारे इंसर्ट किए हुए हैं। ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है और इसको मैं पिछले 5 माह से मुसलसल यूज़ कर रहा हूँ और सक्सेसफुली मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने डेयरी फार्म पे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया है। तो ये छोटे कारोबारी हजरात के लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो साबित होगी। इसको देखें और ट्रेनिंग करें और ख़ुद से आप लोग जो हैं वो अपने स्मॉल साइज़ बिज़नेस के लिए फुली ऑटोमेटेड अकाउंट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें ये देखें कि ये एक डैशबोर्ड हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद ये चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर ये हमारा ट्रांजैक्शन एंट्री का फॉर्म है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद ये डेटाबेस है जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारी सेव होती हैं। फिर उसके बाद ये हमने इसका जनरल लेजर बनाया है। यहाँ पे हम जस्ट लेजर क्राइटेरिया देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है उस लेजर की रिपोर्ट वो सामने भी हो जाएगी। उसके बाद ये हमने ट्रायल बैलेंस इसका तैयार किया है, इनकम स्टेटमेंट तैयार की है, बैलेंस शीट भी तैयार की है। तो इस हवाले से ये एक कंप्लीट पैकेज है। आप इस वीडियो को देखें और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो इसमें हम जो बेसिक एक्सेल है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे सिंपल फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर बैकग्राउंड कलर लगाना है या अपना कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो उसको नहीं। जो भी एडवांस किस्म की हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की होगी जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं वो जहाँ जहाँ भी हुई होगी वो आपको बताऊँगा। जहाँ पे सिंपल फार्मूलाज होंगे वो जस्ट मैं आपको बताऊँगा कि ये सिंपल फार्मूला, और जहाँ पे कंडीशनल बेस्ड फार्मूलाज लगे होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर हम VBA कोड्स जो डिफ़ाइन किए गए हैं उनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि बेसिक लेवल से आप एडवांस लेवल सीख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमने हाइपरलिंक्स डिफ़ाइन किए हैं। होपफुली ये बहुत सारे लोगों को हाइपरलिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी लगाने आते होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को हाइपरलिंक लगाना और इस तरह का बटन तैयार करना नहीं आता तो उसके लिए मैं एक जो है वो लिंक दोबारा से रेडी कर देता हूँ। इस लिंक को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि हम इंसर्ट पे जाएं, उसके बाद जो है वो अपना शेप्स में जाएंगे। ये वाली शेप हमने सेलेक्ट की और यहाँ पे ये शेप हम इंसर्ट कर देंगे। इसका फॉर्मेटिंग जो है वो हम इस तरह की, मैंने चूँकि पहले ये सेलेक्ट की हुई है तो मैं दोबारा से यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो लिख देते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद होम पे जाके अलाइन सेंटर और वर्टिकली भी अलाइन सेंटर कर देंगे और ये हमारा बटन रेडी है। अब ये देखते हैं कि हम इस लिंक की, इस बटन की फॉर्मेटिंग देखते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग में हमने हाइट जो है 0.35 इंच दी है और विड्थ जो है 1.93 इंच दी है। तो मैं इसकी भी पहले फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ 0.35 और यहाँ पे हम दे देंगे 1.93 और ये हमारी एग्जैक्टली इसके बराबर हो गई है जो इसकी फॉर्मेटिंग थी 1.93 और 0.35। अब हम इनको सबको कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये इनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि लिंक लगे हुए इसलिए मुझे कंट्रोल प्रेस करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये शिफ्ट से भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इनको हम यहाँ पे जाके अलाइन करेंगे
और अलाइन टू हम कर देते हैं लेफ़्ट, तो ये हमारे लेफ़्ट में अलाइन हो गए और सारे चेंज हो गए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसका लिंक इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक करके हाइपरलिंक, प्लेस ऑन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से ये चार्ट ऑफ अकाउंट की हमारी शीट है, इसको लिंक कर देंगे तो ये हमारा लिंक रेडी है। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट पे ले गया, और वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये वापस डैशबोर्ड पे चले गए। इस तरह बाकी लिंक सारे डिफाइन किए गए हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट को डिस्कस करते हैं। तो ये हमने इसका एक बेसिक सा चार्ट ऑफ अकाउंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया है, जिसमें फर्स्ट लेवल पे हमने 5 किस्म के जो अकाउंट्स होते हैं, इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, वो डिफ़ाइन किए हैं। फिर उसके बाद उसका सेकंड लेवल हमने डिफ़ाइन किया है कि इक्विटी के अंदर क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल ओनर्स इक्विटी हो सकती है, रिटेन अर्निंग हो सकती है। लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी हो सकती है। फिक्स एसेट में एसेट्स में फिक्स एसेट और करंट एसेट हो सकते हैं। रेवेन्यूज़ भी 2 तरह के हो सकते हैं कि सेल इनकम है या अदर इनकम है। और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, COGS, और ये सब कुछ हम इसको फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये चूँकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया और इसलिए मुझे जो अकाउंट्स रिक्वायर्ड थे मैंने वो ही इसके अंदर डिफ़ाइन किए हैं। उसके बाद हम जर्नल लेजर की बात करते हैं, तो फिर हर अकाउंट्स का अलग अलग लेजर डिफाइन किया, जैसे ओनर्स इक्विटी का लेजर है, पेड अप कैपिटल का लेजर है, रिटेन अर्निंग का कैपिटल लेजर है। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। अकाउंट्स करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस। फिक्स एसेट में डिफरेंट कैटेगरीज हमने फिक्स एसेट की डिफाइन की हैं। करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, एडवांसेस, सप्लायर, इन्वेंट्री वगैरह। और इसी तरह सेल इनकम में हमने मिल्क सेल, एनिमल सेल और मिसलिनियस इनकम। और इसी तरह डायरेक्ट कास्ट में फॉर्डर एक्सपेंस, साइलेज एक्सपेंस, फीड एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट कास्ट में मेडिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एटसेट्रा, ये सब कुछ डिफाइन किया। अब यहाँ से फर्दर हमें एक और लेवल की ज़रूरत थी जिसको हम सब लेजर का नाम दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ अकाउंट ऐसे होंगे जिनका बैलेंस हमारा जनरल लेजर में मेंटेन हो जाता है और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन बाज़ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका हमें आगे सब लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा कि लॉन्ग टर्म लोन्स की हम बात करें तो इसमें हमारे डिफरेंट सोर्सेज से लोन हो सकते हैं, हमने डिफरेंट बैंक से लोन लिया हो सकता है। अकाउंट्स पेबल की बात करें तो आपके डिफरेंट सप्लायर्स हो सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन आपका डिफरेंट बैंकों से हो सकता है। एडवांसेस आपके डिफरेंट कस्टमर्स से हो सकते हैं। फिक्स एसेट में हमने लैंड डिफाइन किया तो लैंड हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, बिल्डिंग हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, मशीनरी हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, गाड़ियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो सबका अलग अलग हमने सब लेजर जो है वो डिफाइन कर लिया ताकि उस लेजर की हमें वैल्यू मालूम हो। इसी तरह करंट एसेट में बात करें तो कैश इन हैंड के हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, कैश एट बैंक के मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में फिर हमारे डिफरेंट कस्टमर्स आ जाते हैं मल्टीपल। तो और जहाँ पे सब लेजर इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे हमने उसको नन कर दिया। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म डिज़ाइन किया, इसको डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी फिर सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट पे जो VBA कोड इंसर्ट किया गया उसकी रीज़न और उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें GL अकाउंट जो है इसके ऊपर हमने रिपोर्टिंग करनी है पूरी, और सब लेजर अकाउंट पे भी पूरी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसलिए इस फील्ड को हम एंट्री के टाइम पे ओपन नहीं छोड़ सकते कि स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से या कोई ऐसा अकाउंट ऐड कर दिया जाए जो चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफाइन ही नहीं किया गया तो रिपोर्टिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट से LOVs लगाई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी ही नीट एंड क्लीन किस्म की LOV जो है वो हमें नज़र आ रही है। इसमें कोई डुप्लीकेट लाइन नज़र नहीं आ रही और इसके अंदर कोई भी ब्लैंक सेल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हम अगर बात करें सब लेजर की तो सब लेजर पे भी ये एक नीट एंड क्लीन LOV लगी हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं इस LOV को लगाने के लिए। तो इस LOV को लगाने का मोस्टली लोगों को पता होता है, एक बड़ा सा सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि हम क्या करते हैं कि इस सेल के डाटा वैलिडेशन करते हैं। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन करेंगे। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम अलाउ वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करेंगे लिस्ट एनी की बजाय, और यहाँ पे हम एक रेंज लगा देते हैं जहाँ से हमने डाटा वैलिडेट करना होता है, जहाँ से लिस्ट बनानी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से करनी है तो मैं इसकी ये लिस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और ये हमारी LOV रेडी हो गई। लेकिन इस LOV में एक मसला है। अब ये देखें, ये डुप्लीकेट रोज जो हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो LOV में आ गई हैं।
जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने के मतलब उसकी तरफ ले जाती है। तो और अब हम यहाँ पे इसी तरह अगर यहाँ पे भी लगा देंगे तो ये डुप्लीकेट इसलिए हो रही है कि हमारा जो बेसिक डाटा है उसके अंदर ही डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। तो इन डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए हमने एक मॉड्यूल डिफ़ाइन किया है, उस मॉड्यूल को हम देखते हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल को डिस्कस करने से पहले आपको एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमारी जितनी भी VBA बेस्ड एक्सेल फाइल्स होती हैं उनको हमने मैक्रो एनेबल्ड सेव करना होता है। नॉर्मल एक्सेल फाइल अगर सेव करेंगे तो हम जितने मैक्रो डिफाइन करेंगे वो एक दफ़ा फाइल बंद कर देंगे, जब तक फाइल ओपन है काम करते रहेंगे। जैसे ही हम फाइल बंद करेंगे वो सारे मैक्रोज जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे और डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए फाइल सेव एज में जाके मैं आपको इसका सेव करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ये है तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक या कोई भी और नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक जो है ये सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अभी मैंने ये सेव की इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी बात। यहाँ पे देखें मैंने एक डेवलपर फील्ड जो है वो शो करवाई हुई है। नॉर्मल जब हम एक्सेल फाइल खोलते हैं तो ये डेवलपर फील्ड जो है ये नज़र नहीं आ रही होती। उसकी रीज़न ये होती है कि हम यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज करनी होती है। फाइल में जाके ऑप्शंस और ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन, और कस्टमाइज रिबन में ये हमारा जो यहाँ पे आ रहा है अपना डेवलपर, ये डेवलपर की फील्ड है, ये हमारी अनचेक होती है। और ये जब ऐसे होती है तो ये देखें हमारा डेवलपर का फील्ड यहाँ से गायब है। तो हमें इसको शो करवाना होता है। ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन और डेवलपर, इसको चेक बॉक्स कर देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारी डेवलपर फील्ड शो। अब डेवलपर फील्ड में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और ये मैंने इसके अंदर मॉड्यूल्स जो हैं ये सारे डिफ़ाइन किए हुए हैं क्योंकि मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मेरा पर्पज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट को दोबारा से बनाना नहीं है, जस्ट इसकी डिस्कशन और ट्रेनिंग बताना है ताकि आप लोग खुद से इसको प्रिपेयर कर सकें। अब यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए ये सिंपल इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो नया मॉड्यूल जो है वो आ गया और इस मॉड्यूल को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो अभी मुझे इस मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल जो डिफ़ाइन किया है रिफ्रेश COA LOVs, इस मॉड्यूल का यहाँ पे मैंने ये नाम लिखा हुआ है COA LOVs अपडेट। तो इस मॉड्यूल को हम ओपन करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। अच्छा जी, इस मॉड्यूल को पहले नाम दे दिया कोई भी सब, और उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, उस नाम से ही ये मॉड्यूल हमारा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है या जो भी आपने मॉड्यूल 2, 3, 4 लिखा हुआ था वो लिखा हुआ आएगा। इसको हम सिलेक्ट करके इस मॉड्यूल का नाम चेंज कर देंगे, वो नाम इधर आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे पहले मैंने एक डायमेंशन डिफाइन की है। ये जो इस तरह की ग्रीन होती हैं, कोई भी कमांड हम यहाँ पे लिखते हैं और उससे पहले एक ये कॉमा लगा देते हैं तो वो कमांड जो होती है वो डिसेबल हो जाती है। हमने यहाँ पे कुछ जनरल स्टेटमेंट देनी है तो वो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उससे पहले कॉमा लगा देंगे तो वो सिस्टम उस कमांड को फिर रीड नहीं करता। तो अभी मैंने ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, लिस्ट अपडेट का मैक्रो है, तो इसको डिसेबल किया हुआ और एक मैंने ये कमांड डिसेबल की है। ये कमांड मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्यों डिसेबल की थी और इसको एनेबल करने से क्या होगा। सबसे पहले हम एक डायमेंशन डिफाइन करेंगे, डेम लास्ट रो एज लॉन्ग, ये हमने डायमेंशन डिफाइन कर दी। उसके बाद अब इस डायमेंशन को हम बताएंगे कि ये डायमेंशन है क्या। लास्ट रो को हमने डिफाइन किया, लास्ट रो इज इक्वल टू शीट 2 हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट की है, डॉट सेल्स, और उसकी फिर आगे रेंज दे रहे हैं रोज डॉट काउंट। ठीक है, रो काउंट करनी है, हमने करना क्या है कि रो काउंट करनी है मुझे, और करनी कहाँ से है, डी कॉलम से, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। और ये कमांड जब हम लिखने लगते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इधर ये कमांड लिखता हूँ तो ये देखिएगा शीट 2 डॉट सेल्स, उसके बाद ये देखें कमांड आ गई रो डॉट काउंट, और उसके बाद हम इसको कॉलम देंगे इंडेक्स डी कॉलम डॉट एंड एक्सेल अप
तो ये हमारी यहाँ पे हमारी जो कमांड है, सॉरी दोबारा लिखते हैं, ये मैं अभी आ नहीं रही, मैं इस कमांड को यहाँ से उठा के ले आता हूँ इधर से। जी, लास्ट रो इज इक्वल टू शीट 2 डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा, ए कॉलम की बजाय हम डी कॉलम कर देंगे, डॉट एंड एक्सेलेक्ट डॉट रो। तो ये कमांड हमें लिखनी है, तो ये लिखते हुए भी आ जाती है, आप इसको एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, ये लास्ट रो डिफाइन होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका रेंज, ये रेंज हमने एक डिफाइन की है, रेंज J7 to K एंड लास्ट रो डॉट क्लियर कॉन्टेस्ट। अब ये फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा, हमने ये रेंज दी है, रेंज J7 to K कॉलम, J7 यहाँ से स्टार्ट होनी है और साथ में K कॉलम लेगी। उसके बाद हमने एंड उसकी लास्ट रो का नंबर जो है वो दिया है, एंड लास्ट रो। तो ये लास्ट रो यहाँ पे इस केस में जब लास्ट रो हमने डिफाइन की है, तो ये कमांड हमारी करती क्या है कि वो सबसे पहले हमारा कर्सर यहाँ लेके जाती है डी कॉलम में, और यहाँ से कंट्रोल अप की प्रेस करके जहाँ पे आके वो रुकेगा, मतलब जो ब्लैंक लाइन उसको नहीं मिलेगी, उसको लास्ट रो काउंट कर रहेगी। इस केस में ये हमारी 60 नंबर रो जो है वो लास्ट रो बन रही है। तो इसी तरह फिर अब इसकी जब हम बात करते हैं कि ये रेंज जब मैंने डिफाइन की है, तो ये रेंज जे और के कॉलम को मिलाते हुए 60 रो तक जो है वो सिलेक्ट करेगी यहाँ तक, और उसके बाद डॉट क्लियर कंटेंट्स इसका डाटा डिलीट कर देगी क्लीन। अब देन उसके बाद अगली कमांड हमने लिखी है रेंज D7 टू डी कॉलम, यानी कि हमने डी कॉलम के अंदर ही रहना है और लास्ट रो तक डाटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, डॉट एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है, और एडवांस फिल्टर का एक्शन क्या लेना है, एक्सेल फिल्टर कॉपी, कि उसमें से एडवांस फिल्टर जो है वो हमारा कॉपी होगा। और फिर वो ये है कि कॉपी कहाँ पे होगा, कॉपी टू रेंज, हमने वो रेंज दी है कि जे कॉलम में J7 से स्टार्ट करके जहाँ तक लास्ट रो आती है उधर कॉपी कर दे, कॉमा यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, कि यूनिक वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये काम करेगा कि हमारे डी कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको कॉपी करके जे कॉलम में लाएगा किसी भी क्राइटेरिया के बगैर, और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ लेके आएगा। हमने एडवांस फिल्टर में क्राइटेरिया भी डिफाइन करना होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे चूँकि कोई क्राइटेरिया चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने क्राइटेरिया डिफाइन ही नहीं किया। तो ये यूनिक वैल्यूज़ इधर कॉपी हो जाएंगी। और उसके बाद दूसरा फंक्शन फिर मैंने ई कॉलम पे लगाया है, E7 टू ई लास्ट रो और K7 टू K लास्ट रो कॉपी हो जाए। तो ये ई कॉलम जो है ये हमारा इधर कॉपी हो जाएगा। इसमें भी रीज़न है कि ये नन रिपीट हो रहा है, ये BFM जो है हमारा दो दफ़ा आ रहा होगा, खान ट्रेडर्स 2 दफ़ा आ रहा होगा, तो इस वजह से इनकी भी डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए हमने ये काम किया है। और डॉट कॉमा यूनिक वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, इसमें भी यूनिक वैल्यूज हमें लानी है, और उसके बाद एंड सब, हमने अपना फंक्शन एंड कर दिया, दैट्स इट। ये फंक्शन हमने राइट किया। इस फंक्शन को हम रन करते हैं तो देखिएगा कि ये हमारा डाटा जो है वो अपडेट हो गया। अब हम इधर जाते हैं तो ये देखिएगा, ये डाटा जो मैंने डिलीट कर दिया था ये दोबारा से यहाँ पे आ गया। तो ये डुप्लीकेट्स हमारी रिमूव हो गई। अब इस फंक्शन को मैंने इसको बंद कर दिया, ये वैसे मैं VBA बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं, ये बटन मैंने उसी तरह डिफाइन किया जैसे पीछे वो चार्ट ऑफ अकाउंट का और हाइपरलिंक लगाया था, बट यहाँ पे मुझे हाइपरलिंक नहीं लगाना, यहाँ पे मुझे असाइन मैक्रो करना है। असाइन मैक्रो करेंगे और जहाँ से जो मैक्रो हम इस बटन से रन करवाना चाह रहे हैं वो मैक्रो इसको असाइन कर देंगे। जैसे ये चार्ट ऑफ अकाउंट LOVs अपडेट का मैंने मैक्रो यहाँ से रन करवाना है, तो ये मैंने असाइन कर दिया, यहाँ पे मेरा ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब देखिएगा इस लिंक को मैं प्रेस करता हूँ तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ मूवमेंट और कुछ अपडेट्स नज़र आएंगी। ये देखिए, ये डाटा डिलीट होके दोबारा रिफ्रेश होके इधर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ रोज़ लाइनें इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। अच्छा, अब आते हैं हम दोबारा VBA की तरफ। एक चीज़ मैंने छोड़ी थी वो मैं आपको बता दूँ।
यहाँ पे ये एक मैंने कमांड जो है ये डिसेबल की हुई थी, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अभी आपके सामने जब मैंने ये मैक्रो रन किया था तो आपने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर एक मूवमेंट नज़र आई थी कि डाटा पहले डिलीट हुआ है और फिर वो डिलीट होने के बाद वो रिफ़्रेश हुआ है। तो जब ये मल्टीपल शीट्स में लिंक इस तरह के मैक्रो डिफाइन हुए होते हैं तो वो फिर शीट्स बार बार ओपन क्लोज होती हैं स्क्रीन के ऊपर और एक बड़ी ही फ्लिकरिंग सी सिचुएशन सामने नज़र आती है और मूवमेंट नज़र आती है स्क्रीन के ऊपर। तो उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जस्ट ये कमांड है और इस कमांड को मैंने डिसेबल किया था तो ये कॉमा हटा दिया। अब ये कमांड एनेबल हो गई है, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब मैं इसको दोबारा से जो है रन करता हूँ। तो अभी ये देखें आपका ये डाटा डिलीट होकर रिफ्रेश होना जो है मूवमेंट स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आई, लेकिन काम वही हुआ है। अभी इसको मैं दोबारा से ये कर लेता हूँ। ये देखें मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको दोबारा से मैं इधर क्लिक करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें डाटा आ गया है, आने का पता चला है बट डिलीट होने का क्योंकि मैंने पहले डिलीट कर दिया था तो वो कमांड मैंने जब एनेबल कर दिया तो मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आती, सिर्फ इधर एक वो बिज़ी की साइन जो है वो नज़र आती है कर्सर के ऊपर। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन यहाँ पे, अब क्या हमारा डुप्लीकेशन का मसला तो हल हो गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्ट डाटा वैलिडेशन जहाँ से हमने डुप्लीकेशन रिमूव कर दिया उससे लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिस्ट में जाके ये रेंज इसकी चेंज कर देते हैं। तो अब मैं ये वाली रेंज यहाँ पे दे देता हूँ। अब चूँकि इस फील्ड को अपडेट होना है और ये फील्ड कम ज़्यादा होती रहेंगी तो मैं इसकी रेंज यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने ये फील्ड लगा दी, जब मैंने ये लगा दी तो अभी आप देखें कि ये डुप्लीकेशंस तो हमारी हो गई ख़त्म, लेकिन एक मसला हो गया कि ये इतने सारी ब्लैंक सेल्स आ गए। इन ब्लैंक सेल्स को कंट्रोल करने के लिए हमने फिर एक और काम किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा सा फ़िलहाल बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि हमने करना क्या। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाते हैं इज़ इक्वल काउंट ए, ठीक है, और हम यहाँ से यहाँ तक और एंड तक ये सारा डाटा जो है वो हम सिलेक्ट कर देते हैं और ब्रैकेट मार देते हैं क्लोज। तो ये देखें यहाँ पे हमारी काउंट आ गया कि कितनी लाइनों के अंदर हमारा डाटा मौजूद है। तो ये 30 रोज़ के अंदर डाटा मौजूद है, तो यहाँ पे हमारा काउंट निकल आया 30 रोज़ के अंदर। इसको हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे 30 नंबर नहीं चाहिए ना, हमें वहाँ पे चाहिए एक्चुअल में ये सारी वैल्यूज़ चाहिए लिस्ट की शक्ल में। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट के बाद हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, सॉरी दोबारा से लगा लेते हैं, इज़ इक्वल ऑफसेट और ये हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा रो, कॉमा कॉलम, कॉमा हाइट। उसके बाद हम विड्थ का फंक्शन इसको देते हैं काउंट ए का, काउंट ए, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ये रेंज हमने सारी सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट कॉमा 1 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे हमारी ओनर्स इक्विटी वाली वैल्यू जो इसके अंदर लिखी हुई है वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी फिक्सिंग करता हूँ, यहाँ पे फिक्स और यहाँ पे भी फिक्स किया, इस सेल को भी फिक्स किया और इस फार्मूला को मैं अब नीचे अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ इधर हमारी निकल आई हैं। अच्छा जी, ऑलराइट, अब मुझे यहाँ से इसका वो LOVs लगा देनी चाहिए तो हमारा जो है काम हो सकता है। लेकिन इधर भी फिर ये है कि ये जब हम इसको बार बार अपडेट करेंगे और कॉपी करेंगे तो यहाँ पे कुछ नॉट एप्लीकेबल और कुछ एरर्स वगैरह आती रहती हैं, तो इसलिए हम यहाँ से इसको नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम फार्मूलाज़ में जाके इसका फार्मूला डिफाइन कर देंगे। फार्मूलाज़ में जाके नेम मैनेजर और यहाँ पे हम न्यू मैनेजर डिफाइन करेंगे। तो इधर उस मैनेजर का नाम देंगे और इधर उसका फार्मूला डिफाइन करेंगे। अभी मैंने किया हुआ है तो मैं आपको उसी को एडिट करके बताता हूँ। जैसे GL LOV के नाम से मैंने इसको किया हुआ है, इसको हम एडिट करते हैं। तो ये देखें ये मैंने इसका नाम किया है GL_LOV
और फार्मूला के अंदर मैंने सेम वही फार्मूला जो है, जो इधर लगा के ये वैल्यूज़ निकाली थी, वही फार्मूला इधर टाइप किया हुआ है। ऑफसेट COA J8 टू काउंट A और उसके बाद कॉमा 1 लगा के। तो अब ये फार्मूला जो है ये हमारा, इसी तरह फिर मैंने ये सब लेजर के लिए भी ये कर दिया कि जहाँ तक वैल्यूज़ हैं सिर्फ वहाँ तक ये फार्मूला काम करेगा, उसके आगे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने यही फार्मूला जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो अब ये देखें, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जहाँ तक रिटर्न है वहीं तक सिलेक्शन होती है, उसके बाद आगे सिलेक्शन नहीं होती। तो ऑल राइट, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए लगाया था। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इधर जाके ये देखिएगा, नीचे तो मैंने डाटा वैलिडेशन में कुछ और किया हुआ है, वो लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन की थी तो ये वैलिडेशन ऐसे ब्लैंक्स में आ रही है अगर हम देखते हैं तो, और बट नीचे मैंने दूसरी वैलिडेशन अप्लाई की तो यहाँ पे ब्लैंक कोई नहीं है। तो मैं इसी की वैलिडेशन दोबारा से अप्लाई करता हूँ, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हमें कोई रेंज नहीं देनी है, बल्कि हमें यहाँ पे उस फार्मूला का जो हमने मैनेजर डिफाइन किया उस मैनेजर का नाम लिखना है, GL_LOV। ओके, सॉरी, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे GL_LOV और ओके। अब ये देखें कि ये हमारी जो LOV है इस सेल की वो नीट एंड क्लीन होगी और बाकी सेल्स की तरह होगी, और यही काम मैंने यहाँ पे सब की वैलिडेशन पे लगाया है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस पहली वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एक हमारा VBA मॉड्यूल जो है यहाँ तक डिस्कस हो गया है, और अब नेक्स्ट जो है पार्ट 2 के अंदर हम ट्रांजैक्शन एंट्री फॉर्म और ट्रांजैक्शन सेव कैसे होगी, और उसके बाद ट्रांजैक्शन को हमने तो कार्ड व्यू करना है वो कैसे होगा, और ट्रांजैक्शन का कार्ड अगर हमने प्रिंट करना है तो वो कैसे होगा। इतने प्रोजेक्ट की जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को एक इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और बहुत कुछ लर्न करेंगे। थैंक यू।